देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसान का, उसमें जो चीज़ याद करने वाली है, जो लाइंस आप लोगों ने समझनी है ताकि इस चैप्टर को समझ सकें, उन चीज़ों को मैंने पहले लिखा हुआ है, आपने समझना है कि हमारे पास जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। तो उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के कलेक्शन को, मजमूए को, मतलब तमाम केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। अब आप ये देखिएगा कि ये जो रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वाक़ हो रहे होते हैं सेल्स के अंदर, ताकि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को मेंटेन किया जाए। इसी तरह ये जो आपके पास मेटाबॉलिज्म होगा, उसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, दो टाइप्स के अंदर। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल को बना देते हैं। इन प्रोसेसेस को, इन रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और इन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी जज्ब होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक होते हैं। अब कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। इसको हम क्या नाम देंगे? कैटाबॉलिज्म का नाम देंगे। और ये जो कैटाबॉलिज्म है, ऐसे रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, खारिज होती है, इसलिए इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा कि हमारे पास जो एनाबॉलिज्म है उसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस के अंदर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़ा मॉलिक्यूल बना, तो वो फोटोसिंथेसिस था, इसलिए ये एनाबॉलिक होगा। अब कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन आती है। अब रेस्पिरेशन को समझिएगा, गौर से समझिएगा। रेस्पिरेशन के अंदर वो सारे अमाल शामिल हैं, वो सारे प्रोसेसेस शामिल हैं जिनके अंदर या जिनकी मदद से जानदार क्या करता है, माहौल के दरमियान और जानदार के दरमियान गैसों का तबादला होता है, और क्या किया जाता है कि फूड से, मतलब कि खुराक से एनर्जी हासिल की जाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अब ये जो रेस्पिरेशन है, इसके दो फेजेस हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक जानदार क्या करेगा? अपने माहौल के दरमियान गैसों का तबादला करेगा। मतलब कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें गैसों का तबादला होता है जानदार और उसके माहौल के दरमियान, उस रेस्पिरेशन को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, और इसको हम ब्रीथिंग या सांस लेना भी कह सकते हैं। उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन ये कहाँ पर होती है? सेल के अंदर होती है। ये कहाँ पर होती है? जानदार के बॉडी सिस्टम लेवल पर। मतलब कि इसमें ये सेल लेवल पर नहीं होती, बॉडी सिस्टम लेवल पर होती है, और ये सेल लेवल पर होती है। अब आप देखिएगा ज़रा, अब सेलुलर रेस्पिरेशन में आप जहन में रखेंगे कि टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब कि खुराक से एनर्जी हासिल करने के लिए जो जानदार हैं वो कैटाबोलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। और मैंने कहा है कैटाबोलिक प्रोसेसेस में मतलब बड़े मालिक्यूल तोड़े जाएंगे। जैसे कि अगर हमने खुराक खाई, खुराक के अंदर ग्लूकोज है, उसको हम तोड़ेंगे, और ये मतलब कि ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पर होगा? सेल के अंदर होगा। जहन में रखिएगा। अब आप देखिएगा ज़रा कि ये जो सारे के सारे कैटाबोलिक प्रोसेसेस हैं जिनसे एनर्जी पैदा की जा रही है, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, अगर हम उसके स्टेप की बात करें, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होती है, और उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस, ये सारे के सारे प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं कैटाबॉलिज्म के अंदर। सेल के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं ताकि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप कहलाते हैं। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि दीज प्रोसेसेस यूज़ ऑक्सीजन। जहन में रखिएगा, इन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जहन में रखिएगा, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम हमारी बॉडी का जिसमें हम क्या करते हैं? माहौल से ऑक्सीजन को लेकर मतलब बॉडी में ले जाते हैं, और बॉडी से ऑक्सीजन को लेकर माहौल में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। जहन में रखिएगा, माहौल से ऑक्सीजन को जिस्म में ले जाएंगे और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, गैसों का तबादला करने के लिए जो ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारी नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, इसी तरह आपके पास फेरेंक्स हो गया, इसी तरह आपके पास लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, मतलब ये सारे के सारे फेफड़े वगैरह, ये सारे का सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसों के तबादले में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा कि जो इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम उसकी बात करें
कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मैन का मतलब कि इंसान का, वो मुश्तमिल है उन आर्गन्स पर जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है वो क्या करता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो सेलर रेस्पिरेशन है या इंटरनल रेस्पिरेशन है वो तो सेल के अंदर होती है। जहन में रखिएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अपटेक की जाती है ऑक्सीजन की, मतलब कि ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाया जाएगा और ख़ारिज कर दी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड को। किस लेवल पर, बॉडी सिस्टम लेवल पर, मतलब सेल लेवल पर नहीं, बॉडी सिस्टम लेवल पर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर फेफड़ों में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से माहौल में खारिज कर देते हैं। यहाँ पर सेल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सिस्टम लेवल का नाम देंगे। और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देंगे। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। अब आप देखिएगा ज़रा, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स हैं, मतलब फेफड़े हैं। अब ये जो आपके पास फेफड़े हैं या लंग्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सूटेबल रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब ये मुनासिब सतही रकबा, मतलब मुनासिब रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब कि ऐसी सरफेस जहाँ पर रेस्पिरेशन हो, गैसों का तबादला हो, तो मुनासिब गैसों के तबादले वाली सतह प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ से क्या हो जाए, गैसों का तबादला अच्छे से हो सके। कौन प्रोवाइड करता है, फेफड़े प्रोवाइड करते हैं, लंग्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए लंग्स क्या हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंतहाई अहम और मेन ऑर्गन्स हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो जहन में रखिएगा, वो सरफेस, वो जगह हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो, जहाँ पर वाकई गैसों का तबादला हो जानदार और उसके माहौल के दरमियान, और इसी तरह मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वो सरफेस जहाँ पर माहौल और ब्लड के दरमियान गैसों का तबादला हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, ये वाक़ होता है किस चीज़ के प्रोसेस की मदद से, डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब आप देखें, इंसानों के अंदर और दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर, मतलब ऐसे जानदार जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, उनके अंदर जो कि ब्रीथ लेते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, हवा को मतलब हवा से सांस लेते हैं, तो वो जानदार और इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हवा की मदद से बॉडी में ले जाते हैं और फेफड़ों में ले जाते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चली जाती है। इसी तरह जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर डिफ्यूज़ करके ब्लड से फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े फिर क्या करते हैं, उसको एयर में मतलब कि हवा में खारिज कर देते हैं। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस में से ये आपके सामने एक मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, इसको आपने समझना है। फॉर एग्जांपल, ये फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, हवाई थैलियाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई का नाम देते हैं। ये एल्विलाई है और ये वो मेन जगह है जहाँ पर गैसों का तबादला होगा। तो अगर हम इसकी सरफेस देखें, मतलब कि ये जो हमारे पास सरफेस है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसकी खसूसियात अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी जो दीवार है ये बिल्कुल थिन एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है, मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होती है। क्यों? ताकि गैसों का तबादला आसानी से हो सके। इसके अलावा ये मॉइस्ट है, यहाँ पर नमी होती है ताकि गैसेस जो हैं वो नम होकर, गैसेस जो हैं वो खुश्क अगर गैस आएगी तो वापस चली जाएगी, यहाँ पर नमी होगी तो गैस आएगी तो इसके साथ चिपक जाएगी और गैसों का तबादला आसानी से हो सकता है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। देखें, ये ब्लड कैपिलरी का गुच्छा है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई किया जाता है। अब आप देखिएगा, यहाँ अगर ब्लड कैपिलरीज हैं तो ब्लड भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक लेयर मतलब गैप है एक सेल की तह का, मतलब फासला बहुत कम है, तो बाहर से जो एयर है वो मूव करके अंदर की तरफ आएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी हवा की थैली में, हवा के साथ तो एल्विलाई के अंदर, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चली जाती है। और इसी तरह बॉडी टिश्यूज़ के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड से डिफ्यूजन की मदद से यहाँ हवाई थैली में आ जाती है, एल्विलाई में आ जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा की मदद से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब ये आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है। इस रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ताकि रेस्पिरेशन का या गैसों का तबादला जो है वो अच्छे से हो सके, उनकी हम जो है वो बात करते हैं वन बाय वन करके, एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें कि इट इज़ मोइस्ट एंड परमिएबल, कि ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है इसको मोइस्ट होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए। मतलब परमिएबल का मतलब ये है कि आने जाने की इजाज़त दे गैसों को। अब ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ताकि गैसों का तबादला या गैसेस जो हैं आसानी से पास आउट कर सकें, इधर से इस साइड पे यहाँ से इस साइड पे आ सकें। मतलब कि एल्विलाई के अंदर क्योंकि हवा है तो हवा हमारी मुंह से, हमारे नेज़ल कैविटी से, नॉस्ट्रिल से हवा जो है वो
फेफड़ों में जाती है, वहाँ पर होते हैं छोटी छोटी थैलियाँ, ये वही थैली है जिसको हमने एल्विलाई का नाम दिया है। अब वही हवा ऑक्सीजन को लेकर आएगी, तो इस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ करके यहाँ तक जा सके, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के अंदर बनी थी वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गया खून में, तो ये यहाँ से इसमें पहुँच सके हवा, तो इस तरह गैसेज जो है वो पास आउट कर सकें। इसलिए आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं इसको मॉइस्ट रहना चाहिए, और इसके साथ साथ इसको क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। अब आप देखिएगा दूसरा पॉइंट, इट इज़ थिन। थिन मतलब पतली, बिल्कुल ये दीवार पतली हो। अब ये पतली क्यों हो, ताकि गैसेज जो आ जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, उनका जो डिस्टेंस है, फासला है, वो बिल्कुल थोड़ा हो और आसानी से आ जा सकें, इसलिए ये इसको क्या होना चाहिए, बिल्कुल थिन होना चाहिए। इसके बाद इट हैज़ ब्लड सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इसके पास क्या होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। क्यों, ताकि गैसेज जो हैं वो ब्लड से हवा में और हवा से ब्लड के अंदर आसानी से डिफ्यूज़ कर सकें। अब आप देखिएगा, ब्लड अगर जहाँ ना होता तो गैसेस तो जो है वो ब्लड के अंदर एक्सचेंज कैसे होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए और ब्लड को सप्लाई किया जाना चाहिए। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, इट हैज़ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब कि इसके पास सपोर्ट भी होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास एल्विलाई है, इसके पास होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। अब वो जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो इसको सपोर्ट देते हैं, ताकि इसके अंदर हवा हो या ना हो, ये क्लैप्स ना कर जाए, बंद ना हो जाए, तो वो सपोर्ट मौजूद होती है। इसलिए इसके अंदर सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट नहीं होगी तो ये जो आपके पास एल्विलाई हैं वो क्लैप्स कर जाएंगे, मतलब पिचक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और गैसों का तबादला नहीं हो पाएगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ लोकेटेड इंटरनली, जैसे कि आपको पता है ये हमारी बॉडी के अंदर फेफड़ों के अंदर होते हैं। अब इसको ये अंदर हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा ये है कि सो दैट इट मोइस्ट सरफेस डज नॉट लूज वाटर टू एटमॉस्फेयर। अगर जैसे कि मैंने पहले बताया है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदरूनी तह पर ना होती, अंदर ना होती, तो ये यहाँ से पानी बाहर एवेपोरेट हो जाता। वाटर जब एवेपोरेट हो जाता तो ये वाली जगह खुश्क हो जाती। जब ये वाली जगह खुश्क हो जाती तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर आती, तो ऑक्सीजन यहाँ पर मतलब डिफ्यूज़ ना हो जाती, यहाँ से ऑक्सीजन आती बिल्कुल वापस चली जाती। तो उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि मतलब ये जो सरफेस है वो ऑक्सीजन को लूज़ ना कर सके, खार मतलब ऑक्सीजन को ज़ाया ना कर दे, इसलिए इस चीज़ को क्या होना चाहिए, मोइस्ट होना चाहिए। और मोइस्ट रखने के लिए, नमी रखने के लिए जो है ये थैलियाँ जो है वो फेफड़ों के अंदर हैं, क्योंकि जब हवा हमारी नॉस्ट्रिल में जाती है, नाक में जाती है, फिर नेज़ल कैविटी के अंदर, उसके बाद मतलब ये जो नालियाँ हैं गुजरते गुजरते उसके अंदर म्यूकस और मतलब वाटर म्यूकस होता है, उन्हीं वाटर म्यूकस की वजह से इनको जो है वो क्या किया जाता है, मोइस्ट रखा जाता है, ताकि गैसेज जो हैं वो ज़ाया ना हों। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होती है, इंटरनली मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट हमारे पास है एयर वेंटिलेट्स ओवर इट। अब इसका मतलब यह है, वेंटिलेशन कहते हैं हवा का आना जाना। अब ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस हैं, इनमें हवा अंदर दाखिल भी होती है और बाहर खारिज भी होती है, वेंटिलेशन होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, हवा आई बाहर से बॉडी में, एल्विलाई में गई, तो उसके अंदर ऑक्सीजन थी, बॉडी से मतलब अंदर से बॉडी टिश्यूज़ से उसके बाद मतलब कि ब्लड की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में भेजा जाता है, तो वहाँ हवा होगी तो वो बाहर लेकर जाएगी ना। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर और बाहर मतलब हवा में गैस, मतलब उस गैसों के तबादले के लिए हवा का आना जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें, एयर रीचेज़ इट आफ्टर पासिंग थ्रू, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हवा है वहाँ तक तब पहुँचती है जब ब्रांच ट्यूबुलर रास्ते की मदद से जो है वो मूवमेंट करके अंदर आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो जो रास्ता है वो नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी। अब जब हवा उस रास्ते से गुजर कर मतलब कि नॉस्ट्रिल से, नेज़ल कैविटी से, उसके बाद फेरेंक्स से, लैरिंक्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से, एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर, जब एल्वियोलाई के अंदर हवा आती है तो आने वाली हवा को सैचुरेट किया जाता है वाटर की मदद से, मतलब कि वाटर की मदद से वो उसको मॉइस्ट किया जाएगा। और जहन में रखिएगा, विद वाटर वेपर, मतलब कि पानी के जो वेपर होते हैं हमारी बॉडी में, उनके साथ उसको मिलाया जाता है हवा को। उसके बाद जब हवा जहाँ तक पहुँचती है तो वो नमी की सूरत में आती है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो ये क्यों होता है ऐसा, ताकि गैसेस जो हैं वो ज़ाया ना हों, इसलिए ये काम किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात कल करेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक था, आज हमने इसको देखा, होप टॉपिक समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।